नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस से हमें स्वागत है। करंट अफेयर के एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं। न्यूज़पेपर एमसीक्यू नाम से प्लेलिस्ट में आपको एमसीक्यू मिल जाएगा। इससे पहले 3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उसी का नेक्स्ट वीडियो है ये। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर डिस्कशन देखा कीजिए, एक मंथली मैगजीन और उसके साथ में एमसीक्यू। ये आपका कंप्लीट पैकेज हो जाएगा। इसमें करंट अफेयर आपको कुछ भी बाहर से नहीं करना पड़ेगा। एमसीक्यू प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे, करंट अफेयर का आपका रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो करंट अफेयर के रिवीजन के लिए बेहद आवश्यक है कि आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करें। आज हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, बाइलिंगुअल होगा ये वीडियो। मैं केवल हिंदी में ही बोलूँगा, इंग्लिश में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ भी आपको यही मिलेगा। पीडीएफ आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस, उस पर आपको मिल जाएगा। पीटी का टेस्ट सीरीज अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको उसके वीडियोज़ और पीडीएफ चाहिए हों तो मुझे मैसेज कीजिएगा, वो पेड ग्रुप में है, मैं आपको ऐड कर दूंगा। कुछ मूल्य आपको चुकाने पड़ेंगे। 25 वीडियो आपको मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए देखिए क्या है ये। पहला सवाल आज का देखते हैं, कितना सवाल होता है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, सेल्फ स्टडी करिए और इधर उधर की चीज़ों मत पढ़िएगा। 70 दिन पढ़ लीजिएगा, कल्याण हो जाएगा आपका, नहीं तो बेड़ा पार नहीं होने वाला है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। 70 बीपीएससी में अच्छी खासी सीटें हैं। अगर पार लग गए तो पार लग गए, नहीं तो फिर आप अटक जाएंगे। फिर 1 साल बाद आपके लिए मौका होगा। देखिए, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के बारे में पूछा गया। यह विदेशी ग्राहक वनवेब के लिए समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। यह 36 वनवेब उपग्रहों को ले जाने वाला इस तरह का दूसरा मिशन है। यह 2 ठोस प्रणोदक वाला 2 चरण वाला प्रक्षेपण यान है। कोई टेस्ट सीरीज हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आंसर भी साथ साथ में लिखा हुआ, प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी इस पीडीएफ से पढ़कर इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। कौन सा सही है? तो केवल पहला ही सही है। पहला नहीं, दूसरा। ये दूसरा नहीं, पहला मिशन होगा इस तरह का। पहली बार ही इस तरह का मिशन हुआ है। और इसमें ठोस प्रणोदक वाले 2 चरण का नहीं, 4 चरण का है ईंधन। इसमें इंजन है 4 चरण का है। इसमें 3 ठोस है और 1 ठोस इंजन नहीं है। इसमें 1 चरण जो है वो ठोस नहीं है, बाकी 3 जो है वो ठोस वाले हैं। ओके, यहाँ पर देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। इसका आंसर सी हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय एआई संधि के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। मैंने जब आपको करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि पहली बार दुनिया में एआई पर संधि आयोजित की गई है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून रूप से बाध्यकारी संधि है। यह समानता, गैर भेदभाव, गोपनीयता आदि के उद्देश्य के अनुरूप एआई के जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देता है। यह संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के लिए खुला हुआ है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल और केवल दूसरा यहाँ पर सही है, बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल गलत दिया हुआ है। आपको मैंने समझाया कि यूरोपियन कमीशन के द्वारा ये संधि अपनाई गई थी। यूरोपियन कमीशन के द्वारा ये संधि किया गया था। यूरोपियन कमीशन के द्वारा किया गया था, इसलिए केवल दूसरा ही सही है यहाँ पर। बाकी पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। पहला और तीसरा गलत दिया हुआ है। यूएन का इससे कोई लेना देना नहीं है। ये कोई भी देश जो यूरोपीय कमीशन में शामिल हैं या यूरोपीय यूनियन में भी हैं, वो देश अपना सकते, इस संधि को अपने यहाँ पर लागू कर सकते हैं। एआई के समुचित और सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया की पहली एआई रिलेटेड संधि पर हस्ताक्षर यूरोपियन कमीशन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 चर्चा में रहा है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। नैन्सी त्यागी ने यहाँ पर ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है। 1946 में स्थापित यह फेस्टिवल कांस, फ्रांस में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। अगला है कि ग्रैंड पिक्स पुरस्कार इस महोत्सव का दूसरा सबसे सर्वप्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही दिया हुआ है। पहला यहाँ पर गलत है, क्योंकि पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट के लिए ग्रैंड पिक्स पुरस्कार जीता है। किसने जीता है? तो पायल कपाड़िया ने जीता है। मैंने इनके बारे में बताया भी था। न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया भी था। पायल कपाड़िया जो हैं, इनको कांस फिल्म में पुरस्कार मिला है। कौन सी फिल्म के लिए? ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट इज़ लाइट क्या है? ऑल वी इमेजिन इज़ लाइट, ये फिल्म का नाम है। इसके लिए पायल कपाड़िया को पुरस्कार मिला था। मैंने ये आपको न्यूज़पेपर डिस्कशन में करवाया था, आपको याद होगा पायल कपाड़िया का नाम। पीएम जनमन योजना के बारे में पूछा गया है। जनमन योजना कम से कम 4 बार मैंने करवाया होगा। मैंने ये भी बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। यह योजना राष्ट्रगान को बढ़ावा देने के लिए है। यह 9 संबंधित मंत्रालय द्वारा देखरेख की जाने वाली 11 प्रमुख कार्यात्मकताओं पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें पीवीटीजी समुदाय होते, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जो अति विशिष्ट ट्राइबल आदिवासी समूह होते हैं, उनके लिए जारी किया गया था ये योजना। यानी कि ट्राइबल्स में भी पिछड़े हुए ट्राइबल्स,
ठीक है, जो उससे भी ज़्यादा पिछड़े हुए ट्राइबल्स हैं। एसटी में आ जाते हैं ट्राइबल्स, तो एसटी में भी जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए होते हैं उनको पीवीटीजी कहा जाता है। मैंने आपको समझाया था कि देश में कितने पीवीटीजी ग्रुप हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप मुझे बताइएगा कि देश में सबसे ज़्यादा किस राज्य में पीवीटीजी समुदाय के लोग निवास करते हैं और कौन सा राज्य ऐसा है जहां पर पीवीटीजी के लोग नहीं पाए जाते हैं। ये 2 सवाल मैंने आपसे पूछा है, जो आपका भी टेस्ट हो जाएगा। इससे पीवीटीजी समुदाय के जीवन की गुणवत्ता और कल्याण को बढ़ाने की उम्मीद है। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही है। राष्ट्रगान से इसका कोई लेना देना नहीं है। पीवीटीजी समुदाय के लिए 11 मंत्रालयों को इंटीग्रेट करके इस योजना को लाया गया है, जिसमें आवास की बात भी की गई है। बुनियादी सुविधाएं जो भी होती सब कुछ शामिल है जनमन योजना में। आवास है बंधुओं, शिक्षा है, इसमें ईंधन है, ईंधन यानी कि गैस चूल्हा वगैरह हो गया, आवास, ईंधन, शिक्षा हो गया। भोजन की गुणवत्ता भी बढ़ाना है, इसमें भोजन भी मुहैया करवाना है, हमें रोजगार भी मुहैया करवाना है, और आपको स्कूल कॉलेज तो शिक्षा मैंने बता ही दिया। यानी कि पीवीटीजी को, एक इंसान को विकास करने के लिए जो भी चीज़ें चाहिए वो सब जनमन योजना के तहत में दिया जाएगा। और ये क्या है, तो ये आदिवासी समुदाय को मुख्य धारा में लाने के लिए है। इसमें आप देख ही सकते हैं क्या क्या चीज़ें शामिल की गई हैं। विशेष रूप से कमज़ोर समूह पीवीटीजी के बारे में एक सवाल आपसे पूछा गया है, कृपया करके इस सवाल का उत्तर दें। मैंने आपसे सवाल पढ़ाया हुआ है, तभी पूछा है। ढेबर आयोग ने 1978 में आदिम आदिवासी समूहों को अलग श्रेणी के रूप में स्थापित किया। ढेबर आयोग के बारे में मैंने बताया था आपको। पीवीटीजी समुदाय केवल भारत के पूर्वोत्तर और उत्तरी पहाड़ियों में रहते हैं। पीवीटीजी समुदाय हैं ये केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है अपना और हिमालय का रीजन है, केवल वहीं पर रहते हैं। अंडमान के सभी 4 आदिवासी समुदाय, निकोबार में 1 को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अंडमान के सभी 4 और निकोबार में 1 समुदाय को पीवीटीजी के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा इसमें से गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है, क्योंकि पीवीटीजी जो समुदाय होते हैं भारत के अलग अलग राज्यों में पाए जाते हैं। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में भी रहते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, सभी जगहों पर पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में 12 कड़ी में पीवीटीजी समुदाय के आदिवासी निवास करते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर केवल दूसरा यहाँ पर गलत है, बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ था। अगला सवाल है इलेक्शन कमीशन के बारे में। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं कृपया यहाँ पर पढ़ें इसको और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। वीडियो को पॉज कीजिए। मैं अगर आंसर छुपा देता हूँ तो वीडियो को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। गलत ही तो होगा ना, अटेम्प्ट करेंगे तो सीख तो जाएंगे। देखिए सही पूछा है, गलत पूछा है आपसे। क्या है सवाल, हाल ही में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C अपलोड नहीं कर सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फॉर्म 17C याद है आपको, कितना ज़्यादा विवाद हुआ था, क्या कि किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था, डेटा के देने को लेकर विवाद हुआ था कि आप तुरंत डेटा क्यों नहीं जारी कर रहे हैं। फॉर्म 17C चर्चा में था, मैंने आपको अलग से भी पढ़ाया था। फॉर्म 17C चुनाव का समय याद कीजिए, मई का महीना। यह मतदान केंद्र पर डाले गए वोटों का रिकॉर्ड है। उम्मीदवार और उनके एजेंटों के अलावा किसी और को इसे देने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। इस मुद्दे पर विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने वोटर टर्नआउट ऐप लॉन्च किया है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। वोटर टर्नआउट ऐप जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया था। मतदाताओं को मतदान की वास्तविक समय उपलब्धता देखने के लिए वोटर टर्नआउट ऐप जारी किया गया था। इसी तरह से सी विजिल जो ऐप है वो भी जारी किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर के बारे में आपसे 3 कथन पूछा गया है और आपसे पूछा गया कौन सा कथन गलत है। मैंने आंसर छुपा दिया है, कृपया करके इसको अटेम्प्ट करें और उत्तर निकालने की कोशिश करें। विरूपाक्ष के मंदिर के बारे में चर्चा में था ये मंदिर, मैंने आपको समझाया था पूरा का पूरा विरूपाक्ष मंदिर। जरा मुझे इसका उत्तर बताइएगा। यह भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है जो विष्णु के अवतार हैं। इनका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के दौरान हुआ था। इसका यह दक्षिण भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें गोपुरम नहीं है। कौन सा कथन गलत है ये आपसे पूछा गया है। गोपुरम किसको कहते हैं बंधुओं, तो द्रविड़ शैली के मंदिर का एक खासियत होती है कि वो 4 दीवारी से घिरी होती है, बीच में मंदिर हो गया, तो इस दीवार के 4 दीवारी के अंदर जो प्रवेश का द्वार होता है ना, इसको गोपुरम कहा जाता है, इसको गोपुरम कहा जाता है।
द्रविड़ आर्किटेक्चर, बेसर आर्किटेक्चर जिसको बेसरा बोलते हैं, और नागरा आर्किटेक्चर जिसको नागर आर्किटेक्चर हिंदी में बोलते हैं। इन तीनों आर्किटेक्चर को आपको पढ़ना है। इनके जो सब आर्किटेक्चर हैं, यानी कि जैसे उड़ीसा शैली हो गया, या अलग अलग उप शैलियाँ हैं, उनको भी आपको पढ़ना है। जैसे सोलंकी शैली हो गया, उड़ीसा शैली हो गया, ये सब किसके हैं? नागर के अलग अलग जो उसकी उप शैलियाँ हैं, इसको आपको पढ़ना है और पढ़कर एग्ज़ाम में जाना है। पीटी में ही पूछता है, मेंस में ही पूछता है आपसे। ज़रा मुझे इसका उत्तर बताइए, कौन सा कथन इसमें से गलत हो जाएगा? तो 7 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। केवल 1 और 3 यहाँ पर गलत है, यहाँ पर दूसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह भगवान शिव के अवतार भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, तो पहला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। यह भगवान शिव को समर्पित है, विष्णु को समर्पित नहीं है। इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के सेनापति लंकन दंडेश ने करवाया था। इसकी गतिशीलता दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करने में कभी विफल नहीं होती। बहुत ही खूबसूरत सा मंदिर है ये। और अगला क्या है कि इसमें बहुत ही विशाल सा गोपुरम है, जबकि तीसरे में बोला है गोपुरम नहीं है, तो इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 के बारे में पूछा गया है। ये रिपोर्ट मैंने करवाया था आपको, ज़रा इसके बारे में बताइए मुझे। किसी क्वेश्चन के आंसर में अगर डाउट हो तो मुझे बताइएगा, मैं एक बार पढ़कर उसको करेक्ट कर दूंगा। ओके, पहला स्टेटमेंट क्या है कि UNDOC ने अपना 4था संस्करण जारी किया है। यह वर्ष 15 से 21 से अवैध वन्यजीव व्यापार का विश्लेषण प्रस्तुत करता है। अवैध पशु व्यापार पेंगोलिन की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। पेंगोलिन एक छोटा सा जीव होता है जो चाइना में बहुत ज़्यादा खाया जाता है। इसको चाइना में बहुत सारे लोग इसको खा जाते हैं। तो ये बताया गया कि अवैध जो विश्व व्यापार होता है वन्य जीवों का, उस पेंगोलिन सबसे बड़ी आबादी है जिसका व्यापार किया जाता है। कौन सा कथन सही है ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी। केवल दूसरा सही है, ये केवल दूसरा सही है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ड्रग एवं क्राइम UNODC ने हाल ही विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट का 3रा संस्करण जारी किया है। यहाँ पर 4था लिखा हुआ था, इसलिए गलत हो जाएगा। गैंडे की सींग अवैध पशु व्यापार में सबसे बड़ी हिस्सेदारी है, पेंगोलिन नहीं। गैंडे की सींग जो है, गैंडा जो होता है, गैंडा राइनो जिसको बोलते हैं, उसके सींग जो होते हैं, इसका सबसे बड़ा हिस्सेदारी है। और इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इसका उपयोग सेक्सुअली चीज़ों के लिए किया जाता है, उसकी दवाइयाँ बनाने के लिए की जाती हैं, तरह तरह की चीज़ों में उपयोग की जाती हैं। इसीलिए जम के इनका शिकार किया जाता है और इनके सींग का व्यापार किया जाता है सबसे ज़्यादा दुनिया भर में। देखिए क्या लिखा इसके बाद, पेंगोलिन के क्या लिखा हुआ है, तराजू 28% और हाथी दांत 15% इसके बाद आते हैं। गैंडा पशु और चीर पौधा 2015-2021 के बीच वैश्विक स्तर पर अवैध वन्यजीव व्यापार में सबसे अधिक प्रभावित रहा है। पशुओं में गैंडा और पेड़ पौधों में चीर का जो पेड़ होता है उसका सबसे ज़्यादा अवैध स्तर पर व्यापार होता है। अगला सवाल है कि हाल ही में कोपरनिकस आपातकालीन प्रबंधन सेवा चर्चा में रहा है। क्या है ये? इसके बारे में सवाल पूछा गया है। इसे कोविड-19 महामारी के दौरान स्थापित किया गया था। यह यूरोपीय संघ की अंतरिक्ष कार्यक्रम का हिस्सा है जिसका उद्देश्य उपग्रहों से एकत्र किए गए डेटा से पृथ्वी की निगरानी करना है। कोपरनिकस फ्रांस का था। कौन सा कथन सही हो जाएगा जरा मुझे बताइएगा आप लोग। 9 का आंसर क्या हो जाएगा बंधुओं? 9 का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि केवल दूसरा यहाँ पर सही है, केवल दूसरा यहाँ पर सही है, पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। कोपरनिकस पोलैंड का निवासी था, कोपरनिकस पोलैंड से था। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला सवाल है पाकसैट MM1 क्या है ये? एक पृथ्वी अवलोकन ग्रह है। यह सुपार्को और चीनी एरोस्पेस उद्योग के बीच में एक संयुक्त उद्यम है। सुपार्को किसका है? जिस प्रकार से इसरो भारत का है ना, उसी प्रकार से सुपार्को पाकिस्तान का है। सुपार्को पाकिस्तान का स्पेस एजेंसी है। उपग्रह को राष्ट्रीय अंतरिक्ष कार्यक्रम 2025 के तहत में लॉन्च किया जाएगा। कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला गलत है। ये पृथ्वी अवलोकन नहीं बल्कि संचार उपग्रह है। संचार उपग्रह है जो चीन और पाकिस्तान मिलकर लॉन्च कर रहे हैं। 2025 में इसके लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पहला यहाँ पर गलत था, बाकी दूसरा तीसरा बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक पर फैसला सुनाया था। आपको पता होगा न्यूज़ क्लिक पर जब फैसला आया था तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा था। न्यूज़ क्लिक के संस्थापक को भारत की संप्रभुता को बाधित करने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए CBI ने UAPA अधिनियम के तहत में गिरफ्तार किया था। UAPA के कारण से वो चर्चा में था। UAPA अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसको कहा जाता है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जिसको कहा जाता है, जो अगर किसी पर लगता है तो एक तरह से राष्ट्रीय विद्रोह का, राष्ट्रीय जो अलग
राष्ट्रद्रोह का केस लगता है, उसी प्रकार का यूएपीए को भी माना जाता है। बड़ा ही खतरनाक सा एक्ट है। यूएपीए को आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में जाना जाता है। पहली बार यूएपीए अधिनियम 1967 में आया था। आप जरा मुझे इसका आंसर बताइएगा। 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा कौन सा कथन सही है? दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। पिछले साल दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने न्यूज़ क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार किया। तो उन पर आरोप था कि न्यूज़ पोर्टल के जरिए भारत की संप्रभुता को बाधित कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पुरकायस्थ को हिरासत से रिहा कर दिया, जिसमें कहा गया था कि यूएपीए 1967 के तहत दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी गिरफ्तारी रिमांड अवैध प्रकृति की थी। और यूएपीए जो है ये कब लाया गया था? तो ये लाया गया था पहली बार 1967 में ही, और आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में भी इसको जाना जाता है। दिल्ली पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया था, सीबीआई ने गिरफ्तार नहीं किया था, इसलिए इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा। पहले स्टेटमेंट को याद मत रखिएगा, इस तरह का सवाल तो नहीं पूछता है। दूसरे और तीसरे को जरूर याद रखिएगा, इस दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा। पहले को मत याद रखिएगा, वो बेकार स्टेटमेंट है। अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में नीलगिरी क्षेत्र में मिट्टी की कील लगाने और हाइड्रोसीडिंग तकनीक लागू की जा रही है। इसके बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। हाइड्रोसीडिंग तकनीक और मिट्टी की कील लगाने के तकनीक किया जा रहा है कहाँ पर? तो नीलगिरी के क्षेत्रों में। इससे मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें मजबूत तत्व डालना शामिल है। ढलान के किनारे घास की लगभग 15 प्रजातियां उगाई जाएंगी। इसका उद्देश्य मिट्टी को मजबूत बनाना, मिट्टी के कटाव को रोकना था। मैंने आपको समझाया था कि ये क्यों किया जा रहा था। 12 का आंसर हो जाएगा एक, केवल 1 और 3 यहाँ पर सही है। दूसरा गलत है कि मिट्टी की कील लगाना एक भू तकनीकी इंजीनियरिंग यानी कि जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का उदाहरण है, जिससे मिट्टी को मजबूत करने, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए यानी कि लैंडस्लाइड की घटना को रोकने के लिए किया जा रहा था। ढलानों के साथ साथ घास की लगभग 5 प्रजातियां उगाई जाएंगी, जिन्हें भारत की कुछ स्थानीय प्रजाति भी शामिल होंगी। इसलिए इसका उत्तर 1 और 3 हो जाएगा। कहाँ पर ये किया जा रहा है? फैक्ट से भी ज़्यादा किस चीज़ पर ध्यान रखिए, कहाँ पर ये किया जा रहा है? नीलगिरी के क्षेत्रों में किया जा रहा था, जिससे पर्यावरण को भी बचा सकें, मिट्टी को बचा सकें, जल के कटाव, मिट्टी का कटाव को बचा सकें दरअसल में। और मिट्टी का कटाव नहीं होगा तो लैंडस्लाइड की घटनाएं नहीं होंगी, पेड़ भी सुरक्षित होंगे। इसीलिए नीलगिरी के क्षेत्र में ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग करके वहाँ के जो परिस्थिति तंत्र है उसको सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा था। हाइड्रोसीडिंग पूरी होने के बाद राजमार्ग विभाग घास के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगा। हाइड्रोसीडिंग तकनीक का उपयोग वहीं पर किया गया है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बारे में आपसे एक सवाल पूछा गया है। पूजा स्थल अधिनियम 1991 के बारे में। यह अधिनियम 1991 के वर्ष में मौजूद पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। 1991 के वर्ष में मौजूद जो पूजा स्थल थे, कोई भी धार्मिक प्लेस हैं, कोई भी रिलीजियस प्लेस था, कोई भी रिलीजियस प्लेस, उसके मौजूदा स्वरूप को आप बदल नहीं सकते हैं। 1991 का वर्शिप एक्ट जो है उसी के बारे में पूछा गया है आपसे। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 में हुआ था। यह अधिनियम पुरातत्व स्थलों और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत भवन को भी कवर करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है, ये आपसे पूछा गया है। 13 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर पहला और तीसरा गलत दिया हुआ है, दूसरा बिल्कुल सही है। पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 स्वतंत्रता के समय मौजूद धार्मिक पूजा स्थलों के रूपांतरण पर रोक लगाता है। 1947 में अगर कोई मस्जिद था तो मस्जिद ही रहेगा, उसको तोड़कर आप मंदिर नहीं बना सकते हैं। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन उठ रहा होगा मैं उसका जवाब दूंगा। मुझे पता है आप राम मंदिर के बारे में पूछ रहे होंगे कि उसको कैसे फिर बनाया गया। इस एक्ट में एक एक्सेप्शन रखा गया था, एक अपवाद रखा गया था। राम जन्मस्थल भूमि को छोड़कर देश के जितने भी वर्शिप प्लेस हैं उन सभी के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगा, कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, कोई दरगाह है तो दरगाह ही रहेगा। ये स्वतंत्रता के समय अगर कोई जगह मस्जिद थे तो मस्जिद ही रहेंगे। एक ही को छोड़कर, वो एक छोड़कर कौन सा था? तो अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद स्थल को छोड़कर बाकी देश के सभी स्थल अपने वैसे वही स्वरूप में विद्यमान रहेंगे। यह अधिनियम किसी पूजा स्थल पर लागू नहीं होता है जो एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक या एक प्राचीन स्मारक या पुरा स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आने वाला पुरातात्विक स्थल है। अगर कोई जगह एएसआई के तहत में सर्वेक्षित है, जैसे ताजमहल, वो एक पूजा स्थल नहीं है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत में संरक्षित एक जगह है। जैसे कुतुब मीनार, वहाँ पर भी एक मस्जिद है लेकिन वो पूजा स्थल नहीं है, वो एएसआई के तहत में सुरक्षित एक जगह है। एएसआई के तहत में सुरक्षित एक जगह है, एएसआई के तहत में सुरक्षित है वो, तो वो पूजा स्थल नहीं माना जाएगा। पूजा स्थल कौन सा हो गया? पूजा स्थल हो गया आपका मथुरा का कृष्ण मंदिर, पूजा स्थल हो गया आपका विश्वनाथ का मंदिर, ये हो गए पूजा स्थल। जामा मस्जिद हो गया पूजा का स्थल। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, 1 और 3 सही हो जाएगा। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन के बारे में आपसे पूछा गया है। यह वैक्सीन IMA और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित की गई है। मैट्रिक्स एम एडजुवेंट
क्विलाजा सैपोनारिया पेड़ से प्राप्त होता है। इस वैक्सीन को विश्वव्यापी उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? सही विकल्प चुनना है, केवल दूसरा सही हो जाएगा। पहला और तीसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। WHO ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सह विकसित कौन कौन? तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और सीरम इंस्टीट्यूट पुणे, इन दोनों ने मिलकर बनाया है R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की वैक्सीन है ये। मैट्रिक्स एम घटक नोवावैक्स द्वारा विकसित एक अधिकृत सैपोनिन आधारित सहायक है और यह स्थानीय देशों उपयोग के लिए सीरम संस्थान को लाइसेंस दिया गया है। इसी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया जाएगा और डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा दुनिया भर में। अब तक वैक्सीन को घाना, नाइजीरिया, बुर्किना फासो उपयोग के लिए लाइसेंस दिया गया है। मैट्रिक्स एम सहायक सैपोनिन से प्राप्त होता है जो चिली में उत्पादित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। ये सवाल जो मैंने आपको बताया अगर साइंस टेक में पूछ लेगा तो दिन में ही आपको तारे नज़र आएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। ये मैंने आपको करवा दिया है, कृपया करके उसको ध्यान में रखें। ऑक्सफोर्ड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। ईडी है जो रोज़ ही चर्चा में रहती है। इसे आर्थिक अपराधों और विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन के जांच के लिए काम सौंपा गया है। इसकी स्थापना 1957 में फेरा अधिनियम 1947 के तहत में की गई थी। कौन सा कथन सही है? चर्चा में तो 2014 के बाद ही आई है ये, उससे पहले ईडी को लोग नहीं जानते थे। मैं भी आपसे बता सकता हूँ, आप भी नहीं जानते होंगे, है ना। देखिए कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 सही है, केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम 1947 फेरा के तहत में विनिमय नियंत्रण कानूनों के उल्लंघन से निपटने के लिए आर्थिक मामलों के विभाग में एक प्रवर्तन इकाई बनाई गई थी और उसी प्रवर्तन निदेशालय को क्या कहा जाता है? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ईडी कहा जाता है। फेरा 1947 अधिनियम को फेरा 1973 अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। फेरा 1973 को निरस्त कर दिया गया। इसके स्थान पर 1999 में फेमा 1 जून 2000 ईस्वी से लागू कर दिया गया। फेमा कानून को लागू कर दिया गया। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है पीएमएलए एक्ट के बारे में। ये भी चर्चा में रहता है। आम आदमी पार्टी के लिए एक तरह से बुरा सपना है ये एक्ट, जिस किसी भी नेता को पकड़ के केंद्र सरकार पीएमएलए एक्ट के तहत बंद कर रही है। कई सारे नेताओं को पकड़ा है। यह अधिनियम धन शोधन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए है। इसमें संपत्ति की जब्ती नहीं बल्कि इन अपराधों की जांच शामिल है। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर निकालिए इसका। ऐसा सोचिए कि आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है, पॉज कीजिए वीडियो को, उत्तर निकालिए इसका। कौन सा कथन गलत है ये पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर गलत है, पहला यहाँ पर बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके तहत धन शोधन अपराधों की जांच, संपत्ति की कुर्की, जब्ती, धन शोधन का अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। अगला सवाल है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 भगोड़े आर्थिक अपराधियों को दंडित करने के लिए है, जो भारतीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर कानून की प्रक्रिया से बचने के तरीके खोजते हैं, जैसे विजय माल्या टाइप के लोग हैं, उनके लिए बनाया गया है। विदेशी मुद्रा संरक्षण गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974 सीधे फेमा से संबंधित नहीं है। कौन सा कथन सही हो जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा ए, केवल पहला सही हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। दूसरा जो है ये भी डायरेक्ट उसी संबंधित है, डायरेक्ट ही रिलेटेड है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो होंगे उसमें केवल यही अंतर है, यहाँ पर लिखा हुआ सीधे फेमा संबंधित नहीं है, जबकि ये फेमा से रिलेटेड ही है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संपत्ति का अधिकार एक मानव अधिकार है और राज्य निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किए बिना इसे नहीं छीन सकता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संपत्ति के अधिकार के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है। सवाल भी आपसे इसी तरह से कदाचित पूछा जाता है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 301 के तहत में मौलिक अधिकार है। 42वें संवैधानिक संशोधन से पहले यह अनुच्छेद 31 के तहत में था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन सही हो जाएगा? 18 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई सा भी नहीं, डी आंसर हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन से पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत में एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इस संशोधन के बाद यह अधिकार 301 के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित हो गया है। कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित हो गया है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। और यहाँ पर 44वां संविधान संशोधन होगा, न कि 42वां, इसलिए इसका उत्तर डी हो जाएगा। आता हुआ सवाल भी आप गलत कर बैठेंगे एग्जाम में, ज़रा ध्यान से देखिए। अगला सवाल है इसमें विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में सवाल पूछा गया है। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड में आयोजित किया गया है।
आप लोग तो भूल ही गए होंगे। अब ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। एग्ज़ाम में पूछेगा तो बोलेंगे कहाँ से पूछ लेता है, बीपीएससी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया है। यहाँ नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का भारतीय मंडप सबसे लंबे मंडपों में से एक था। देखिए, ये शिखर सम्मेलन हुआ, वहाँ पर अलग अलग देश अपना अपना कैंप लगाते हैं। तो भारत का जो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय था, इसने भी क्या कैंप लगाया था क्या? भारत जनवरी 2023 में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को शुरू किया। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कितनी बार मैंने पढ़ाया है, विद्या कसम खा के बताओ। मैंने बहुत बार पढ़ाया आपको, आप भूल गए कब लॉन्च किया गया। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? 19 का आंसर हो जाएगा, पूछा है सही विकल्प को चुनें, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है, दूसरा यहाँ पर गलत है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित भारतीय मंडप नीदरलैंड के रॉटरडैम में प्रतिष्ठित विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में सबसे बड़े मंडपों में से एक था। इसका उत्तर डी होना चाहिए, इसका उत्तर डी होना चाहिए। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तीनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पर तीनों ही सही होंगे। भारत ने जनवरी 2023 में ही राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को शुरू किया 19,744 करोड़ के साथ में। इस मिशन का लक्ष्य क्या रखा गया था बंधुओं? तो 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता हासिल करनी है 2030 ईस्वी तक। इसका आंसर डी हो जाएगा। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पर सारे कथन सही हैं, यहाँ पर सारे कथन सही हैं। किसी में कोई डाउट हो तो निस्संदेह बताइएगा, करेक्शन कर लेंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। इसका आंसर डी होना चाहिए। स्विट्जरलैंड शिखर सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। स्विट्जरलैंड एक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है जिसको स्विट्जरलैंड पीस टॉक भी कहा जाता है, शांति समझौता भी कहा जाता है। शांति के लिए वार्तालाप भी आयोजित किया गया था। यह रूस यूक्रेन युद्ध के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति शिखर सम्मेलन, इसकी अध्यक्षता संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की थी। रूस सहित 92 देशों और 8 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया था। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 यहाँ पर सही है, दूसरा तीसरा तो बिल्कुल ही गलत है। स्विस राष्ट्रपति वियोलो एमहर्ड की अध्यक्षता में रूस ने भाग नहीं लिया था। रूस ने सीधा मना कर दिया था कि हम इससे भाग नहीं लेंगे। अल्फा फोल्ड के बारे में बताना है आपको। अल्फा फोल्ड क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित उपकरण है। अल्फा फोल्ड जो प्रोटीन संरचना आधारित जो चीज़ें होती हैं उसका भविष्यवाणी कर सकता है, उसके जो चीज़ें होती हैं उसको ये बता सकता है, और उसी के लिए एक AI आधारित एप्लीकेशन था जिसका नाम अल्फा फोल्ड रखा गया था। 26 मिनट का ये वीडियो हो गया है। आज तो तीसरा वीडियो होगा, इसीलिए आज इसको छोटा सा ही रखते हैं। अगले वीडियो में इसके सारे आगे के MCQ मैं करवा दूंगा। रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए, रिवीजन कीजिए। 70 दिन ऐसे पढ़िए जैसे जीवन का अंतिम 70 दिन हो, उसके बाद सेलेक्ट होना ही है, ये मानकर चलिएगा। नहीं हुए तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। PT सबसे बड़ी बाधा है, उसके लिए जो भी करना पड़े कीजिए। इधर उधर भागने से अच्छा है जो पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए। आगे के MCQ भी जल्द ही मैं करवा दूंगा, और UPSC PT PYQ में फिर से शुरू कर दूंगा। ज्योग्राफी शुरू करेंगे, जो पॉलिटी के 10 सवाल बाकी हैं, उसके बाद ज्योग्राफी शुरू कर लेंगे। पॉलिटी का मैंने MCQ करवाया है UPSC PT PYQ, आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रा एक्सप्लोर कीजिए, कई सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे BPSC PT PYQ में सारे कंप्लीट करवा चुका हूँ घटना चक्र की बुक से, वो भी आपको मिल जाएगा। दृष्टि IAS बिहार समग्र अपने चैनल पर कंप्लीट है। हिस्ट्री के इतने MCQ हैं, आप थक जाएंगे करते करते। NCERT MCQ, ज्योग्राफी, साइंस, हिस्ट्री, इन सब के अपलोड हैं। देखना आपका काम है, कंटेंट देना मेरा काम है। मैंने काफ़ी सारे दिए हुए हैं और भी दूंगा। पढ़िए पढ़िए और पढ़िए। थैंक यू सो मच।